हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर थर्ड के क्लास वन में हैं और ये है फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स के चैप्टर थर्ड यानी कि मोशन। इस चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमें पढ़ना है। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई भी बॉडी जैसे मूव कर रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, सपोज करो बॉडी जो वो मूव करना शुरू की है, दिस पॉइंट इज ओ, ओ से गई ए से गई पी, बी, इस तरीके से अगर मूव करती चली जा रही है स्ट्रेट लाइन में। हमेशा याद रखना, ये चैप्टर ये पूरा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई सर्कुलर मोशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, और कोई कर्व वगैरह किसी भी चीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन के बारे में ही बात करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लो ये है कार, अगर ये मूव कर रही है तो हम इसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखो, फिजिक्स में ना एक ब्रांच होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब है कि काइने काइनेटिक से रिलेटेड जो हम लोग स्टडी करते हैं, काइनेटिक्स रिलेटेड मैटिक्स, मतलब उसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ना, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग तब हम कहते हैं कि इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है। तो जब कोई बॉडी मूव कर रहा होगा उसके बारे में जब हम कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ सकता है? डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, देन एक्सिलरेशन, काफी कुछ चीजें होती हैं। इन सबको पढ़ते हैं। जिस ब्रांच ऑफ साइंस में, उसको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। उसको क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन भी पता लग गया, काइनेमैटिक्स भी पता लग गया। अब हम लोग आएंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। पोजीशन, पहला टर्म है पोजीशन, लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, किसी भी चीज का पोजीशन कहाँ है। मोशन का मतलब अच्छा आप क्या समझते हो? जब कोई चीज मूव कर रहा है, जैसे अगर हम खड़े हैं अपनी जगह पे, मेरा टेबल है, मेरा लैपटॉप है, सब कुछ है, आई एम नॉट मूविंग, तो क्या मोशन में कहलाएंगे? क्या राइट नाउ आई एम इन मोशन, राइट नाउ यू आर इन मोशन? यस मानवी? नहीं। क्यों नहीं है मोशन में? क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट किसी ना किसी चीज को ले रहे होंगे। मतलब जो हमारे घर के बाहर जो सड़कें हैं, उस पे जो गाड़ियां चल रही है, उसके हिसाब से हम किस चीज में है? रेस्ट में है। हमारे रूम में जो फैन चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है बताओ? रेस्ट में है, वी आर नॉट मूविंग। तो आप रेफरेंस किस चीज को लेते हो उससे फर्क पड़ता है। यानी रेफरेंस अगर आपने ग्राउंड को लिया है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी आर एट स्टेशनरी पोजीशन, वी आर नॉट मूविंग। लेकिन यही अगर आप सोलर सिस्टम में चले जाओ, दिस इज सन, चारों तरफ अर्थ तो हमेशा ही मूव कर रहा है ना, और अर्थ पे आप बैठे हुए हो, तो आप भी क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। तो आप एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो। जैसे अगर आप किसी मूविंग कार में बैठे हुए हो अंदर में, और अगर आप सड़क को देख रहे हो, ग्राउंड को, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू आर मूविंग। लेकिन अगर उसमें आप हैंडल के हिसाब से देखोगे, ड्राइवर के हिसाब से देखोगे, तो यू आर एट रेस्ट। तुम नहीं मूव कर रहे, गाड़ी के अंदर चुपचाप से बैठे हो, यू आर नॉट मूविंग। जैसे ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन चल रही है, अब आप चाहे अपनी सीट पे चुपचाप से रेस्ट में बैठे हो, देन ऑल्सो यू आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। लेकिन जब ट्रेन में आप उठ करके एक सीट से दूसरी सीट की तरफ जा रहे हो, तो फिर ट्रेन के नजरिए से आप मोशन में हो। अदरवाइज अगर आप सीट पे बैठे हुए हो, तो ट्रेन के नजरिए से आप रेस्ट में हो। तो किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं वो मैटर करता है। और आपको बता दें कि हम लोग अब जितना भी सम्स करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, उन सब जगह रेफरेंस पॉइंट जनरली हम लोग क्या लेते हैं? ग्राउंड को लेते हैं। जनरल रेफरेंस
पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कोई भी हो सकता है, जनरल रेफरेंस पॉइंट इज ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, यानी अगर हम किसी ट्रॉली पे बैठे हैं, अगर ट्रॉली मोशन में है तो वी आर ऑल्सो इन मोशन, ये हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लेंथ क्या कहलाता है, तो व्हेन वी चेंज द पोजीशन, जब आप मोशन में होगे तो पोजीशन तो बदलोगे ही नहीं, तो आप मोशन में ही नहीं कहलाओगे ना। अब अगर यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद अगर हम मॉडल टाउन में मिल जाते तो आई हैव चेंज माय पोजीशन, तो कुछ ना कुछ तो मैंने लेंथ जरूर कवर किया होगा। मुखर्जी नगर से मॉडल टाउन तक का लेंथ जितना होगा, दैट विल बी द लेंथ कवर्ड बाय मी। तो लेंथ जो है ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस, कितना आपने कवर किया है, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस, और जिसको हम मेजर कर सके, मेजर्ड एज लेंथ, हाउ मच वी हैव कवर्ड, तो ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस मेजर्ड एज लेंथ और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ना थोड़ा डिस्टेंस से अलग है। डिस्प्लेसमेंट जो है ये कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी समझ में आ जाएगा, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था इसी में मार्क कर लो, ये 0 है, ये 10 किलोमीटर हो गया, ये 20 किलोमीटर हो गया, और ये 80 किलोमीटर हो गया। नाउ इस वाले डायग्राम में अगर मैंने आपको कहा, क्वेश्चन है बॉडी मूव्ड फ्रॉम O टू A, देन A टू B, B टू C, एंड देन C टू D भी है ना, नहीं C है ही नहीं, A टू P B C, A से B तक गया और फिर B से P तक गया, तो आपको बताना है हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड एंड हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, दोनों ही बताना है आपको। तो ध्यान से सुनना, डिस्टेंस का मतलब है कि आप देखो O से A गए हो, फिर A से B, B से P, दैट मीन्स, ध्यान से देखना, O से A गए, A से B गए, फिर B से P आ गए, तो डिस्टेंस कहता है कि जितना भी आपने कवर किया सबको ऐड करो लेंथ वाइज। तो मुझे ये बताओ कि लेंथ वाइज रेफरेंस पॉइंट इज 0, रेफरेंस पॉइंट इज व्हाट, 0। इसके रिस्पेक्ट में जब आप B तक गए होंगे तो यू हैव कवर्ड 80 किलोमीटर, और फिर 80 किलोमीटर से आप P तक आ रहे हो, मुझे बता सकते हो P और B के बीच में कितना लेंथ है? क्या बोल रहे हो, थोड़ा लाउडली बोलना। हाँ 60 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 80, तो दिस मच इज 60 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस will be OB plus BP distance. OB is 80 किलोमीटर and BP is 60 किलोमीटर, टोटल मिलाकर के हो गया 140 किलोमीटर, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पता है क्या कहता है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कैसे मूव करके गए हो, आपने कौन सा पाथ लिया था, उसे उससे मतलब नहीं है। वो सिर्फ कंसीडर करेगा कि आप O से स्टार्ट किए थे और फाइनली यू आर एट P, दैट्स इट। अब आप B से घूम करके आए हो या नहीं घूमे हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो सीधा इनिशियल पोजीशन ये है, O है इनिशियल पोजीशन, एंड P इज फाइनल, तो ये इन्हीं दोनों के बीच में क्या कर देगा, गैप निकाल देगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में। अब बताओ मुझे कितना है इनिशियल और फाइनल के बीच में OP? 20 किलोमीटर। तो बीच का ये सारा खा गया, आपने जो इतनी मेहनत की, यहाँ से यहाँ तक गए 60, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक गए 60, फिर आए 60, उससे उसको कोई बहस नहीं है, वो देखेगा आप इनिशियल से फाइनल में कितना हो,
तो डेट इज 20 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग सीधा लिखेंगे ओ और पी, दैट इज कितना था, 20 किलोमीटर। हाँ, 20 किलोमीटर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप नाइन्थ में किए होंगे, ऐसे सेमी सर्कल होता था। तो अगर ये ए है बी है, इसके बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, तो डिस्टेंस निकालते समय हम ये सेमी सर्कल का निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त हम ये निकालते हैं। तो ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। तो अब मुझे एक चीज का जवाब दो जिसको नोट बनाने वाले हैं, नोट, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मूव नहीं किया है बैक, तब तो दोनों सेम होंगे। लेकिन क्या कभी कोई एक वैल्यू दूसरे से छोटी हो सकती है, और वो कौन सी चीज है? मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सी चीज छोटी हो सकती है? अभी जस्ट निकाला था मैंने, अब सामने भी देखकर क्या बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप इमेजिन करो पूरा यहां से यहां तक, ए से बी तक अगर 100 किलोमीटर है, तो ऐसे वाले में अगर यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, सेम है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर। तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये कभी भी ज्यादा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये था रेफरेंस पॉइंट। और फिर है हमारा लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोगों ने देखा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरी बात जो नोट करने लायक है, कभी कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अब आप कहोगे मैम कैसे? जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे, अब आप कहोगे मैम ऐसा कैसे हो जाएगा, तो देखो ना एक एग्जाम्पल, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है 0-10 किलोमीटर, इधर था, इससे बैक में जा रहे हैं, इस रेफरेंस पॉइंट से इधर है 20 किलोमीटर। तो देखो अगर आप ए टू बी गए हो और ये 0 है, यानी ये ओरिजिन है, तो पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर किया जाएगा? फाइनली आप पहुंचे हो 0 पे और स्टार्ट किए थे 20 किलोमीटर से, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी -20 किलोमीटर। यानी आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किए हो, यानी आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किए हो, आप -20 किलोमीटर गए हो। ठीक है, तो ऐसे ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर फाइनली आप 0 पे पहुंच रहे हो, इनिशियल कुछ और है, तो इस तरीके से नेगेटिव भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। रेफरेंस पॉइंट बच्चे ये 0 है, 0 पॉइंट, आप 0 पे जा रहे हो और ये है -20। अच्छा तो ऐसे ले लो ना, -20 है तो +20, तो +20 हो जाएगा। अगर आप ए टू बी जा रहे हो तो उल्टा कर लो, बी टू ए चले जाओ, तब तो हो जाएगा ना। अगर आप बी टू ए जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ना डायरेक्शन के साथ आता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन के साथ आता है। तो ये आपको बताएगा कि आप ओरिजिन से किधर को मूव कर रहे हो, ओरिजिन से लेफ्ट मूव कर रहे हो या राइट मूव कर रहे हो। ध्यान से देखना डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनली क्या है, ए माइनस ओ करेंगे तो -20 और -0 ये कितना आ गया, -20 किलोमीटर। समझ में आई बात? यानी अगर आप इधर आ रहे हो तो नेगेटिव में मेजर कर रहे हो, इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव में मेजर कर रहे हो। ऐसा नहीं करते थे क्या 10th में, इतना लेंस मिरर वगैरह सब पढ़ा हुआ है, वहां नहीं करते थे डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव?
तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो भी सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ठीक है। कभी कभी नोट 3 अगर आप ए से बी गए और वापस बी से ए आ गए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ट्वाइस ऑफ द लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में बी 0। डिस्प्लेसमेंट में बी 0। अगर आपने जहां से शुरू किया वहीं से अगर आप वहीं पे आप पहुंच जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस इज नेवर 0। अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस इज नेवर 0। समझ में आ गई बात। जहां से चले अगर वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा 0, वेलोसिटी भी मानी जाएगी 0, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो 0 नहीं होगा। ठीक है, चलो ये 3 बातें जो है ये आपको नोट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब आगे टॉपिक आते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। नाम सुना हुआ यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का है अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. It is said to be in uniform motion. ध्यान से सुनो, मैंने आपको 2 ग्राफ दिया, आपको दोनों ग्राफ देख करके बताना है। ग्राफ दिया है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम, दिस इज आल्सो पोजीशन एंड दिस इज टाइम। देखो यहाँ का ग्राफ जो है वो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, और यहाँ का ग्राफ ऐसे है। क्या समझते हो आप इससे? पहले वाले ग्राफ में आपको क्या पता लग रहा है? पहला वाला यूनिफॉर्म आपको लग रहा है, ट्रेवल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये मान लो 50 किलोमीटर पे होगा तो ये 50 किलोमीटर पे ही रुका हुआ है। टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, इंसान वहीं खड़ा है। समय कभी रुकता है किसी के लिए? नहीं रुकता। पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना पोजीशन कम हो रहा है ना पोजीशन ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और रेस्ट पे है। इट इज एट रेस्ट, देयर इज नो मोशन, और इसको हम कहेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी बॉडी है ये नहीं मूव कर रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, T1 T2 T3, वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है। देखो ना, पहले था x1 पे, फिर गया x2 पे, फिर गया x3 पे। तो टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज हो रहा है। और इस स्ट्रेट लाइन में आपको बता दें, एक टर्म होता है स्लोप। स्लोप मतलब अगर आप ये हर बार इक्वल टाइम इंटरवल ले रहे हो तो ये भी इक्वल ही आ रहा होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर अप हो रहा होगा। तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये 45 डिग्री बना रहा है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, इवन दिस इज आल्सो शोइंग यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज आल्सो शोइंग यूनिफॉर्म मोशन। यस, यस, मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कुछ भी एंगल बनाए फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि स्लोप इज सेम एवरीवेयर, और स्लोप ही हमें बताता है वेलोसिटी, पोजीशन बाय टाइम,
और वो यूनिफॉर्म मोशन बताता है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब आप कहोगे कि मैम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे पहचानेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। नो, इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसमें भी पोजीशन जरूर बदल रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से नहीं बदल रहा, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चे? ठीक है। यस, कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, चलो, ये सब तो पहले भी पढ़ रखे होगे, बस ये ग्राफ वाला हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपको नहीं पता होगा। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। पता तो आपको लग ही गया, वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी को अब हम डिनोट करेंगे v बार से, v के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड के लिए कोई सिंबल नहीं है, एवरेज स्पीड पूरा लिखना पड़ता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस, यानी अगर आगे पीछे हुआ होगा तो सबको कंसीडर करके ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जितना भी टाइम लगा ये कंसीडर करता है आपकी मेहनत को। अगर आप गए हो मॉडल टाउन, कुछ वहां से एक ड्रेस अपने लिए परचेज किया है, वापस आकर के आप कैंप पे रुके हुए हो या अपने घर आ गए, तो एवरेज स्पीड निकाला जाएगा, बिकॉज यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस और टाइम भी आपने क्रॉस किया है। तो पूरे डिस्टेंस को पूरे टाइम से डिवाइड कर देंगे, दैट यू मूव्ड विथ दिस एवरेज स्पीड। लेकिन वेलोसिटी के नज़र में आपने कोई मूवमेंट नहीं की है, तो जीरो हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। यानी ध्यान से देखो, फाइनल पोजीशन अगर x2 है, x से हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं t से टाइम को, तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं चेंज, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, और इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा टी। ये ट्रायंगल से डेल्टा, डेल्टा उसको पढ़ते हैं, इसको कहते हैं चेंज इन टाइम। और इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो बच्चे, यहाँ ध्यान दो। मान लो ये था टाइम t1, ये था टाइम t2, ये हो गया t1, ये हो गया t2, t1 के सामने x1, t2 के सामने x2। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये x1 से x2, और चेंज इन टाइम हो जाएगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, t1 से t2। तो बस ऊपर वाले गैप को नीचे वाले गैप से डिवाइड कर देना है और आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, जिसको कि हम स्लोप भी कहते हैं, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लोप, याद रख लेना है आपको। स्लोप, चेंज इन y बाई चेंज इन x को हम स्लोप भी कहते हैं। तो ये हो गई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, दोनों को आप समझ चुके हो। थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, उसके बाद से ना एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें मजा आएगा फिर उसमें। ग्राफ बना रहे हैं, आपको बताना है दिस इज t, दिस इज x, ऐसे है। दूसरे वाले में t है, x है,
और ऐसे है, तीसरे वाले में t है, x है और स्ट्रेट लाइन है। जल्दी बताओ तीनों में किस में क्या हो रहा है? वेलोसिटी के बारे में डिस्कस। हाँ ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ध्यान से सुनना। x2 माइनस x1, दिस इज x1, दिस इज x2। तो इधर जब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी तो दिस विल बी x2 माइनस x1, दिस इज t1 एंड दिस इज t2, t2 माइनस t1। तो ये भी पॉजिटिव है, ऊपर में ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की गई है, इधर भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की गई है, और पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या आ जाता है? पॉजिटिव। तो एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन फर्स्ट केस। क्लियर? सेकेंड केस में ध्यान देना, अगर ये t1 ले लेते हो और ये t2 ले लेते हो, तो t1 पे अगर ये x1 है और t2 पे जो ट्रेवल कर रहा है वो है x2, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो नीचे तो बच्चे ये देखो ना पॉजिटिव ही है, क्योंकि t2 बड़ा और t1 छोटा। और इधर क्या है? x1 बड़ी वैल्यू और x2 छोटी वैल्यू है। ये क्या हो गया? छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो ऊपर में क्या आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाता है? नेगेटिव बचेगा, यानी एवरेज वेलोसिटी इज नेगेटिव। यानी अगर गिरता हुआ लाइन होगा तो वहां नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी कहा जाएगा, या नेगेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और तीसरे वाले में क्या है, जल्दी बताओ? नो वेलोसिटी नहीं बोलते, जीरो बोलते हैं। t1 और t2 दोनों के सामने x1 और x2 क्या है? सेम है। तो जब आप x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 करोगे तो x2 माइनस x1 क्या हो गया? जीरो। और बाई t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 कुछ ना कुछ तो होगा पॉजिटिव बच्चे, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जब न्यूमरेटर ही जीरो आ गया तो जीरो, यानी एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। तो आपको याद रखना है कि कैसे एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। और अगर ग्राफ के नज़रिए से देखना हो तो आप लिखोगे यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप वाली ग्राफ होगी, पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पर कहेंगे नेगेटिव स्लोप, गिरती हुई लाइन होगी। और यहाँ पर कहेंगे लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर बच्चे? समझ में आ गई बात? आपको ना ग्राफ भी समझते हुए चलना है, क्योंकि बहुत जगह ग्राफ से भी हेल्प मिलेगा और न्यूमेरिकली भी हेल्प मिलेगा। अब एक एग्जाम्पल कर ले छोटा मोटा। एग्जाम्पल 3.1 ऑन पेज नंबर 43 निकालो। पहला एग्जाम्पल आपके बुक का पेज नंबर 43। हाँ, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आप पढ़, हाँ अब पढ़ सकते हो सभी कोई, और जिनके पास बुक नहीं है ध्यान से सुनो। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ठीक है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। से ओपी इन फिगर 3.1। ठीक है, ओ पी इन 3.1, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। तो टाइम लग रहा है 18 सेकेंड। और थोड़ा हमें फिगर देखना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस वही लिखा हुआ है। तो 3.1 फिगर में देखा हमने, ओ पे है 0 और पी तक जाने में है 360, एंड ऑल दीज आर मेजर्ड इन मीटर, 360 मीटर। तो ओ से पी तक जाने में 18 सेकंड लग रहे हैं बच्चे। फिर रिटर्न करता है पी से क्यू, बीच में रिटर्न कर जाता है। दिस पोजीशन इज क्यू, और क्यू में है 240 मीटर। तो पी से क्यू रिटर्न कर जाता है, और रिटर्निंग में कितना टाइम लगता है? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, ध्यान से सुनना। What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P? यानी ए पार्ट में सिर्फ ओ से पी तक आपको कंसीडर करना है, हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दोनों चीज निकालनी है।
तो ध्यान से सुनो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओपी के लिए x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। x2 कहाँ तक पहुंच गए 360 और x1 इज 0। टाइम कितना है 18 सेकेंड। तो x2 इज 360 माइनस 0 बाई 18, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड भी लगभग वही होगी क्योंकि सेम डिस्टेंस दोनों में आ रहा है ना। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी ओपी बाई टोटल टाइम t2 माइनस t1। ओपी इज 360 बाई 18, ये भी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड क्योंकि इसमें अभी बैक नहीं हुआ है। लेकिन सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा है O टू P एंड बैक टू Q, यानी O टू P एंड बैक टू Q, वापस Q पे आ गए, वापस Q पे आ गए। तो ध्यान से सुनना, जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे इसको कोई मतलब नहीं है कि आप कहां से कहां गए हो, आप सिर्फ ये डिस्टेंस सिर्फ ये मेजर करेगा, सिर्फ ये मेजर करेगा। तो दैट विल बी सिंपली Q x2 माइनस x1 यानी कि OQ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो OQ अपॉन में टाइम कितना लगा, तो टाइम तो उतना ही लगा है बच्चे, टाइम को ये कंसीडर करेगा 18 सेकेंड और प्लस 6 सेकेंड, कितना टोटल टाइम लगा है 24 सेकेंड। ये देखेगा, ये सो जाएगा, आप जब शुरू करोगे ये टाइम रिकॉर्ड करना शुरू करेगा और जब आप पहुंच जाओगे क्यू पे आप बोलोगे मैं पहुंच गया, तो ये अपनी आंख खोलेगा, रिकॉर्ड करने वाला बोलेगा ठीक है आपको लग गया 24 सेकेंड और आप पहुंचे हो ओ से क्यू। आप कितना भी बहस लगाओगे नहीं मैं पहले पी पे गया था वापस आया हूं, वो कहेगा मुझे उससे मतलब नहीं है, आप हो कहां पर, आप क्यू पे हो। तो टोटल टाइम जो है टाइम विल बी 24 सेकेंड, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो दिस डिस्टेंस इज 240 मीटर, 240 मीटर बाई 24 यानी 10 मीटर पर सेकेंड एपियर होगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और वहीं पर जब आप एवरेज स्पीड करोगे तब वो आंख खुली रख करके पूरा रिकॉर्ड कर रहा है कि बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। काफी मेहनत की है बच्चे ने। कितनी मेहनत की है बच्चे ने, पहले तो 360 गया, ऊपर से कितना वापस आया जल्दी बताओ। हाँ तो 240 माइनस जाएगा यानी 120, वापस आया है 120 और गया था पूरा 360। तो 360 प्लस 120 कंसीडर करेगा वो, और ये सब भी 24 सेकंड में ही हो रहा है। तो ये कंसीडर करेगा 360 प्लस 120 बाई 24, कितना हो गया 480 बाई 24, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात क्या है, कौन सा, ये सेकेंड वाला पार्ट। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले जब वो मूव किया है ना यहां से यहां तक, ओ से पी तक जब आया है तो पूरे 18 सेकंड लगे, पी से क्यू बैक जाने में 6 सेकंड लगे उसे, तो टोटल उस तो कुछ भी करेगा तो फाइनली जब क्यू पोजीशन पे है तो टाइम हम पूरा 24 सेकंड ही लेंगे। ठीक है, दोनों के लिए क्लियर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपको ध्यान में रखना है। तो आप एक बात और बताओ, जैसे डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, तो सिमिलरली कभी भी एवरेज वेलोसिटी भी जो है वो एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो ए पार्ट में दोनों सेम सेम आ रहे थे, एवरेज वेलोसिटी भी और एवरेज स्पीड भी, लेकिन कभी भी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा होने का सवाल ही नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट ही ज्यादा नहीं होगा तो वेलोसिटी कहाँ से ज्यादा हो जाएगा। तो एक और आपको नोट मिला है, एवरेज वेलोसिटी विल बी नेवर ग्रेटर देन, एवरेज वेलोसिटी will be never greater than average speed, एवरेज स्पीड से कभी भी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है,
तो यहाँ तक तो आपको लगता होगा सुनी सुनाई हुई बातें हैं, ये सब नाइन्थ में भी कर रखा है। लेकिन अब इसके आगे जो आ रहा है ना, इसमें कैलकुलस का यूज है और उसी में डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है ना, कुछ पूछना नहीं है, अब आगे बढ़े। आगे का टॉपिक है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मीनिंग तो पता ही होगा, इंग्लिश में भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि साइंस में ही यूज किया जाता है। इंस्टेंट एनियस, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? फटाफट। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये भी हो गया फटाफट, वेलोसिटी। मतलब उसी टाइम पे, थोड़ा भी वेट नहीं करना हमें, इंस्टेंटेनियस रिजल्ट चाहिए आपको, इंस्टेंटेनियस आपको इफेक्ट चाहिए। आपने तुरंत एसी ऑन किया और अरे इंस्टेंटेनियस कूलिंग नहीं हो रही है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट रैंडम, उसी मोमेंट पे, हम थोड़ा भी वेट करने को तैयार नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ये कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, देयर इज पोजीशन ऑन दिस एक्सिस, देयर इज टाइम ऑन दिस एक्सिस, बॉडी इज मूविंग लाइक दिस वे। ये है t1, ये है t2, ये है x1, ये है x2, दिस इज t3, दिस इज x3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ये 2 PM था, ये 3 PM था और ये 4 PM था। टाइम रिकॉर्ड जो भी किया गया, 2 PM पे आपने इतना डिस्टेंस कवर किया था, आपके मीटर रीडिंग में इतना शो कर रहा था, 3 PM पे इतना शो कर रहा था, 4 PM पे इतना शो कर रहा था। अब अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी एट 3 PM, क्या आप निकाल सकते हो? क्योंकि आप 3 PM अगर टाइम जैसे ही 3 बजने का इंतजार करोगे और वेलोसिटी देखोगे अपने मीटर रीडिंग में, क्या वो एग्जैक्टली 3 PM की ही वेलोसिटी होगी? नहीं बचे, क्योंकि जब आप टाइम देखे और फिर वेलोसिटी पे नजर डाली, तब तक कुछ ना कुछ तो सेकंड में फर्क पड़ ही गया, 1 सेकंड 2 सेकंड का भी फर्क पड़ गया बच्चे। अब वो 3 बजे का रिकॉर्ड किया गया वेलोसिटी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी में इसका पूरा लॉजिक छुपा हुआ है। अगर आप टाइम को महत्व देते हो, इफ यू आर जस्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू टाइम, और टाइम पे स्ट्रिक्ट रहना चाहते हो कि नहीं मुझे 3 बजे रिकॉर्ड करना है, तो यू विल नॉट रिकॉर्ड द करेक्ट वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी पे नजर डालोगे तो टाइम थोड़ा 1 सेकंड का इधर उधर हो जाएगा। तो कभी भी एट अ पर्टिकुलर टाइम हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिकॉर्डिंग का प्रिंसिपल ही गलत हो जाएगा। तो होता क्या है कि हम थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं, जिस चेंज को हम कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल चेंज। दिस इज नॉट पॉसिबल, सो वी टेक वी ध्यान से सुनना, तब हम थोड़ा सा ना चेंज ले लेते हैं। थोड़ा सा चेंज मतलब यहाँ देखो, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, 3 बजे से थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, हल्का सा, 1 सेकंड पीछे और 1 सेकंड बाद। मान लो 2:59 पे ले लिया और 3:01 पे ले लिया, और यहाँ पर भी थोड़ा ना थोड़ा चेंज होगा, किस में? पोजीशन में। ध्यान से सुनना, दिस मच इज डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं डेल्टा टी। इसके सामने और इसके सामने जो होगा, दिस मच वी आर कॉलिंग डेल्टा एक्स। तो कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हमने मैथमेटिकल टूल्स में कर लिया है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो फ्रॉम कैलकुलस, कैलकुलस ना ऐसी चीजों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। फ्रॉम कैलकुलस अगर मुझे स्लोप इसी पॉइंट पे निकालना है तो इट इज पॉसिबल। स्लोप एट, इस पॉइंट को नाम दे दो कुछ P, स्लोप एट P will be equal to change in x upon change in time। ध्यान से फिर से सुनो, लेकिन क्या ये चेंज इन टाइम, जब हम एक पर्टिकुलर P पे रहेंगे तो कोई चेंज इन टाइम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तब चेंज इन टाइम काय का होगा? 0।
कुछ टाइम थोड़ी लगेगा, एक पॉइंट पे हो तो उसके सामने एक ही टाइम होगा ना, देयर शुड नॉट बी एनी डेल्टा टी, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। तो कैलकुलस में कहता है कि आप यहाँ पर लगा दो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब अगर ये टाइम धीरे 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 जीरो हो जाए तो आप इधर से 3 PM की तरफ, इधर से भी 3 PM की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप एग्जैक्टली निकाल लोगे एट 3 PM। ये समझ में आई बात या नहीं आई? थोड़ी थोड़ी भी आ गई तो बहुत समझ में आ गया, क्योंकि इस पे पूरा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। 11th में एक चैप्टर है लिमिट का मैथमेटिक्स में जो पढ़ना है, और 12th में तो मजा ही आ जाएगा, फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यही सब करना है कैलकुलस में। अभी बस आप हल्का सा समझ लो कि इसमें एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हमें हेल्प करता है कैलकुलस का, वो कहता है कि ठीक है, अब थोड़ा सा ही चेंज ले लो, जितना छोटा से छोटा आप माइन्यूट चेंज आप मेजर कर सकते हो 3 PM पे। आप 2:59 PM से 3:1 PM तक लेना चाहते हो, या फिर 2:59.59 सेकंड में भी जा रहे हैं बच्चे, एक सेकंड पहले एक सेकंड बाद का ले लो, उधर भी पोजीशन में डिफरेंस ले लो, और उस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दो। और पता है कैलकुलस क्या कहता है कि अगर आपने लिमिट लगा दिया तो ये एक फॉर्मूला है, ये बन जाता है dx बाई dt, यानी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx बाई dt। और ये हमने थोड़ा थोड़ा देखा था किसमें, डिफरेंशिएशन में, कि अगर पोजीशन x है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। क्लियर? और ये पता है आगे पीछे का क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम रिकॉर्ड हो ही जाता है ना, आगे पीछे टाइम आगे पीछे का ले लेते हैं। कैलकुलस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, वो कहता है आपको थोड़ा सा डिफरेंस लेना है ले लो, नीचे भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ऊपर भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे लिमिट के हेल्प से। आपको लिमिट वर्ड अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कैलकुलस में जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि ये लिमिट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। आप कह रहे हो ना कि आपने टाइम इंटरवल क्यों लिया, नहीं लेना चाहिए, सीधा 3 बजे ही करना चाहिए, तो उस टाइम इंटरवल को फिर मैंने जीरो कर तो दिया, गोइंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब डेल्टा टी को धीरे 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 जीरो ही हम लोग पुट कर रहे होंगे, यानी देयर विल बी नो टाइम गैप एट ऑल, हम 3 PM पे 3 PM पे ही निकाल रहे होंगे। ठीक है, अभी बस आपको रट लेना है कि इसी चीज को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, और ये आता है डेरिवेटिव के थ्रू। और ये डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, सारा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी पे होगा, डिफरेंशिएशन का यूज करके। अब जैसे आपने वेलोसिटी के लिए किया है वैसे ही किसके लिए होगा, सिमिलरली फॉर एक्सिलरेशन, सिमिलरली फॉर instantaneous acceleration, similarly for instantaneous acceleration, acceleration will be equal to dv by dt, क्योंकि वहां भी ऐसा ही सेम ग्राफ बनेगा v का और इधर t का, यहाँ x था ना, पोजीशन था x, यहाँ बन जाएगा वेलोसिटी, यहाँ बन जाएगा टाइम, उसी तरीके से फिर टाइम का चेंज लेंगे और एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा स्लोप लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एंड देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, जो कि बन जाएगा dv बाई dt, जो कि हो जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, और बिना इसके हम लोग नहीं लिख सकते dv बाई dt, लिमिट तो होना ही चाहिए, बिना लिमिट का सॉल्व किए हुए dv बाई dt नहीं बनेगा, डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं जाएगा ये। तो डिफरेंशियल फॉर्म का बनने के लिए लिमिट के साथ साथ ही हम लोग सॉल्व करते हैं। वैसे आपको कहीं भी लिमिट नहीं लगाना, इसलिए मैंने आपको लिमिट नहीं पढ़ाया था, लिमिट करके हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सीधा डेरिवेटिव ही निकालना है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन करा दिया था। ठीक है, अब एक और बस एग्जाम्पल आज के क्लास में कर लेते हैं, फिर एक्सेलरेशन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर डेरिवेशंस तो वैसे ही है जैसे एरिया से हमने 9th में निकाला था वही है फिर, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल हैं अच्छे खासे। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक या दो क्लास और लगेगा कॉन्सेप्ट खत्म होने में, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इनके। तो मेरे ख्याल से एक और न्यूमेरिकल तो कर ही सकते हैं। एग्जाम्पल 3.2 निकाल लो बच्चे, पेज नंबर 45 पे। एग्जाम्पल 3.2 निकाल लो पेज नंबर 45 पे, मिल गया।
The position of an object moving along x axis is given by, position हमें दिया हुआ है x is equal to a plus b t square, where a is equal to, a की वैल्यू भी दे रखी है 8.5 मीटर, b is equal to 2.5 मीटर per second square, and t is measured in second. What is its velocity at t is equal to 0? मतलब velocity at t is equal to 0, t is equal to 2 second पूछा है. And what is the average velocity? अच्छा, between t is equal to 0 and t is equal to, between t is equal to 0 and t is equal to 4 second, ये पूछा है. तो ध्यान से सुनो. x is equal to a plus b t square. अब हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होती है, और इतना तो हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन पढ़ रखा है. तो d बाई dt और x की जगह पुट कर देंगे a प्लस बी टी स्क्वायर. अब आप ही मुझे बताओ कि इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी. d a बाई डी टी कर देंगे और b बाहर निकाल देंगे, d ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी. क्लियर यहां तक? डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? a इज कांस्टेंट, 8.5 मीटर दिया हुआ, 0. हाँ सही है. b हमें दे रखा है, b को बाद में पुट कर देंगे. पहले टी स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होगा, जल्दी बताओ. हाँ 2 माइनस 1. तो आपके अकॉर्डिंग ये आ गया 2b और t सिर्फ आ गया वेलोसिटी, है ना. और b की वैल्यू दे रखी है हमें बच्चे, तो उसको पुट नहीं करेंगे, क्या करेंगे ना. b की वैल्यू है 2.5, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इंटू टी, तो ये हो गया 5t, यानी वेलोसिटी आ गया 5t. अब जो जो पूछा है निकालते चलो. एट t इज इक्वल टू 0 कितनी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0 0. फिर एट 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ. 5 इंटू 2 यानी कि 10. और सब कुछ देखो कैलकुलेट किस में किया गया है. ये था मीटर, ये था सेकेंड, ये था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया. अब सेकेंड पार्ट करना है हमें, एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट 4 सेकेंड. देखो टाइम दे रखा है 0 से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी रही. ठीक है. तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है ये पोजीशन एट 4 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 0 था या 2 सेकेंड, क्या था, 0. क्या दिया हुआ है, 0 एंड 4. नहीं, बिटवीन 2 एंड 4 है. मैंने कैसे 0 लिख दिया था, बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड है. तो माइनस पोजीशन एट 2 सेकेंड और अपॉन टाइम, टाइम तो 4 माइनस 2 है. बच्चे समझ में आ गया. ये है x2 और ये है x1, क्योंकि टाइम है, दिस इज t2 एंड दिस इज t1. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. अब x की जो इक्वेशन थी a प्लस बी टी स्क्वायर, उसमें पुट कर देना हमें. a प्लस बी टी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस a प्लस बी 2 स्क्वायर. टाइम दे रखा था 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है. तो नीचे टाइम नहीं डालेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल गए, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. नीचे टाइम नहीं डालते. अच्छा, ये x के अंदर 4 डाला है मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया है. इसको हम लोग पढ़ते हैं x एट 4 सेकेंड, मतलब पोजीशन एट 4 सेकेंड. उसके अंदर पुट करते हैं ना, पोजीशन एट 4 सेकेंड. मैंने उसके अंदर 4 पुट कर दिया फंक्शन के अंदर.
ये जो x फंक्शन है, इसमें जब आप t इज इक्वल टू 4 डालोगे और सॉल्व करोगे तो ये बताएगा पोजीशन एट 4 सेकेंड की 4 सेकेंड पे कहाँ पे थे। आ गया समझ में? तो मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने, अंदर में 4 पुट किया, इसको पैरामीटर कहते हैं, अंदर में पुट करना फंक्शनल फॉर्म में। यहाँ पर भी 2 को अंदर में पुट कर दिया। अब बस सॉल्व कर दो, अब किस बात की देरी है। ये आ गया, इधर देखो ए ए कैंसिल और b आ जाएगा, और ये है 16 और -4 कितना हो गया 12/2। 2 से ये गया 6b, और b की वैल्यू कितनी थी, b इज 2.5। 2.5 कितना आ गया ये, 2.5 इंटू 6 15 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करना है, और इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, डिफरेंशिएशन। आगे और भी चीजें आएंगी, एक्सेलरेशन भी हमें निकालना होगा, काफी कुछ है, तो वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सेलरेशन से। सो दिस विल बी आवर क्लास 2 ऑफ चैप्टर 3 फिजिक्स, वी आर डूइंग फिजिक्स, और उसमें हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से, और फिर इक्वेशंस वगैरह डिराइव करेंगे। जो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं थे 3, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इन तीनों को डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, और इनके ऊपर बेस्ट भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चे, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।